नमस्कार, आपके कार्यक्रम इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज से ठीक एक सप्ताह बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक नए राष्ट्रपति होंगे, डोनाल्ड ट्रंप, जिनका निर्वाचन हो चुका है। और अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व की राजनीति को प्रभावित करता है, इसलिए जो भी कोई राष्ट्रपति होता है स्वाभाविक उसमें पूरे विश्व की दिलचस्पी होती है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप का निर्वाचन हुआ है, ये दिलचस्पी और भी बढ़ गई है, क्योंकि वह राजनीति में नए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के कई आशंकाएं भी हैं। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, भारत काफी आशान्वित है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के बयान इस तरह के आए हैं जिससे भारत को काफी उसमें आशा नजर आ रही है कि शायद अमेरिका की विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव हो और वो भारत के पक्ष में जाए। अभी जो नामजद हुए हैं रक्षा सचिव जेम्स मैटिस, जो कि नेवी के पूर्व जनरल हैं, उनका भी बयान आया है कि चीन के प्रति उन्होंने चिंता जाहिर की है और भारत के साथ सामरिक संबंध को और मजबूत करने पर बल दिया है। कहा है कि अगर ऐसा ये स्वीकृत हो जाता है तो वो ऐसे क्षेत्रों की तलाश करेंगे जिसमें दोनों देशों के बीच इस तरह के सहयोग को बढ़ाया जा सके। और इसके पहले जो विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टिलरसन, उन्होंने भी चीन को सख्त चेतावनी दी है कि साउथ चाइना सी में जो उसका प्रवेश है वो बंद हो, वो जाना बंद कर, उस पर अमेरिका कार्रवाई करेगा। तो एक लग रहा है ऐसा कि एशिया का जहां तक सवाल है वो चीन के विरुद्ध और भारत के पक्ष में उसकी नीति बनती दिख रही है। लेकिन किस हद तक वो कार्यान्वित कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये देखना दिलचस्प होगा और उसकी प्रतीक्षा है। और इसी पर आज हम बहस करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो हैं वो क्या स्वरूप लेंगे। इस पर हमारी इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर हरिंदर शेखों, जो कि विवेकानंद फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं। हमारे साथ दिलीप सिन्हा है, जो कि राजनयिक रह चुके हैं, और हमारे साथ अशोक सज्जनहार हैं, वो भी राजनयिक रह चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अशोक सज्जनहार साहब, आप बताएं कि जिस तरह के बयान टिलरसन के बयान हो या जेम्स मैटिस के बयान हो या और भी जो मतलब नामजद हुए हैं मंत्री, तो आपको क्या उम्मीद लगती है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि खुद ट्रंप जो है वो कहते हैं कि वो कोई पुरानी बात मानेंगे नहीं, बिल्कुल व्यापक बदलाव है। आते ही उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिया, जो कि सामान्य तौर पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि उसके कहने के बहुत मायने होते हैं, उसका अर्थ लगाया जाता है। दूसरी ओर कहा जाता है कि इनकी जो टीम है वो टीम जो है उस तरह से पूरी नीति को बदलने के पक्ष में नहीं है। जहां तक टिलरसन भी है, उन्होंने कुछ बातें तो कही है, लेकिन कहा है कि बहुत सारी बातें जो ट्रंप कह रहे थे उससे सहमत नहीं है, चाहे मुसलमानों को लेकर वो नीति हो, मैक्सिको को लेकर के वो नीति हो। तो इनकी टीम और उनका बयान और आपस में उनका तालमेल, इन तीनों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत आपने प्रश्न ये खड़े किए हैं और मैं अगर संक्षेप में इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो एक आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कैंडिडेट जब होता है और जो वो बयान दिए जाते हैं वो फिर चुनाव के बाद उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का भार उनको और महसूस होने लगता है। परंतु जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है उसमें कोई इतना ख़ास अंतर नहीं आया है। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो चीन के बारे में, जब उन्होंने वहाँ के ताइवान के प्रेसिडेंट से बात की, राष्ट्रपति साई इंग-वेन से बात की, और फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए ये सब कुछ कहा, जो क्योंकि चीन का जब इसके ऊपर विपरीत उधर से रिएक्शन आया या प्रतिक्रिया आई, तो उन्होंने कहा जो चीन हमारे लिए ये हमारे जो यहाँ से जॉब्स हैं, हमारे काम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स, तो वो हमसे पूछ कर नहीं करते हैं, वो करेंसी मैनिपुलेटर हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही हैं। परंतु अगर हम आते हैं जो रेक्स टिलरसन ने बयान दिए हैं और जो जेम्स मैटिस ने बयान दिए हैं, तो वो उसी के साथ तालमेल रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विरुद्ध बहुत बातें कही थी अपने कैंपेन में भी, और वही चीज़ें चीन के अगर उसमें देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो टिलरसन ने भी कहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी के बारे में हो, उसमें तो साफ साफ चेतावनी है जी, कि उसको ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो उस प्रायद्वीप में जाए। जी। तो उसके साथ चीन के साथ इनके संबंध दो चीज़ों में हैं। एक तो
जो उनका व्यापार संबंध है। नहीं, व्यापार के तो दो देशों के बारे में बहुत साफ कहा था ट्रंप ने, एक मैक्सिको के बारे में, एक चीन के बारे में। मैक्सिको से कहा कि सबसे ज्यादा जो है आते हैं लोग, इमिग्रेंट जो है, इलीगल इमिग्रेंट सबसे ज्यादा हैं, और नौकरियों की जो आउटसोर्सिंग वहां हुई है, और वो उसके लिए और तो जिम्मेदार है नाफ्टा जो है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें वहां के वहीं के जो है व्यापारी चले गए और चीन में मैक्सिको में सामान बनाने लगे। तो मैक्सिको चीन का कहता है बिगेस्ट करेंसी मैनिपुलेटर, और सस्ते सामान वहां दे रहा है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। जी, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो ताइवान के राष्ट्रपति से बात की, जो 1979 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की है, तो एक संदेश उसमें ही था कि हम नहीं, संदेश उसमें ये यकीनन था, परंतु लोग ये भी सोच रहे थे जो कहीं इनको पहले ये सोच समझकर बात की गई है या बिल्कुल ही इन्होंने अनजाने में ऐसी बात की है। परंतु बाद का जो क्रम हमारे सामने आया है उससे तो ये मालूम चलता है जो इनको बहुत अच्छी तरह सोच समझकर, क्योंकि ट्वीट से उन्होंने जवाब भी दिया चीन का, जो आपने करेंसी मैनिपुलेट करते हो तो आप हमसे पूछते नहीं हो, आप जब साउथ चाइना सी में गए हो आपने हमसे नहीं पूछा है, आप जब हमारे जो प्रोडक्ट्स, हमारे जो गुड्स आपके देश में आते हैं आप उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हो। एक मायने में तो भारत के लिए तो अच्छा ही है ना, ये कम से कम देखिए मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जी जी, उसमें एक व्यक्ति तो खुल करके चीन को साफ साफ कह रहा है। जी देखिए, परंतु ये भी अगर देखा जाए, क्योंकि आप अगर देखें उनका करीब 680 बिलियन डॉलर एक साल का उनका व्यापार है, तो और उसमें करीब 400 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का चीन के साथ। तो इसीलिए उनके जो रिश्ते हैं बहुत, और उसके अलावा करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर चीन ने इन्वेस्ट किया है अमेरिका की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो मतलब उनके जो संबंध हैं बहुत ही गूढ़ हैं। जी, बहुत ही तेज संबंध हैं। तो इसीलिए इसमें से अगर अलग इनको अलग करना होगा तो ये बहुत मुश्किल आएगी चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। भारत के बारे में जहां तक संबंध है, मैं दो शब्द अगर इसके बारे में कहूं, जो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध अपने पूरे कैंपेन में कुछ गलत बात नहीं कही है। थोड़ी सी जो उन्होंने कही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन, आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम। उन्होंने कहा है जो अगर मैं जब आता हूं, अगर इलेक्ट होकर आता हूं, इंडिया विल हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। और अपनी जब वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे तो उन्होंने हिंदी में ही एक वो अब की बार ट्रंप सरकार का उन्होंने यहाँ से वो एग्जाम्पल लिया। तो भारत की तरफ, और भारत में उनके इन्वेस्टमेंट भी हैं, तो भारत की तरफ उन्होंने अपना रुझान बड़ी अच्छी तरह बताया। केवल H1B वीज़ा के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में अभी जब एक और उनके जो नॉमिनी हैं अटॉर्नी जनरल के लिए, जेफ सेशंस, उन्होंने कहा है जो वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास करेंगे, या H1B वीज़ा की जो फीस है इसको ज़्यादा करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ जो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ट्रंप सरकार का आना हमारे लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। होने के उम्मीद बहुत है, परंतु अभी भी और भी बहुत चीजें देखनी है, क्योंकि केवल भारत के साथ नहीं, उनके संबंध पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, पाकिस्तान के ऊपर कैसे दबाया है। हम अपने बारे में नहीं सोच सकते, औरों के साथ कैसे उसका भी प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर पड़ेगा। आप बताएं कि जिस तरह का मंत्रिमंडल ट्रंप ने बनाया है, कहते हैं कि एक तो उन्होंने बिल्कुल जो है अरबपति को भर दिया, उन्होंने 21 में 16 तो वैसे ही हैं। कहते हैं कि उनके जो मंत्री हैं वो 12 अरब डॉलर की संपत्ति उनके, यानी कहता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट कैबिनेट वो बन रहा है। अब वो उन मंत्रियों के, उन सचिवों के अपने व्यापारिक जो हैं वो इंटरेस्ट हैं, कई देशों में उन्होंने निवेश कर रखे हैं। इस सब को देखते हुए ट्रंप और भारत के संबंध, ट्रंप ने जितने भी बयान दिए वो किस हद तक प्रभावी हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि जो इनके मंत्री हैं या सचिव हैं जो हैं, और ये हैं सेनेट में जो कन्फर्मेशन हियरिंग है, उससे लगता है कि ये शायद अलग कुछ है, और इनके जो बन रहे हैं नामजद मंत्री हैं उनके दृष्टिकोण में फर्क दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। और अगर आप उनके जो भी उन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं, नामजद किए हैं, उसमें 3 तो भूतपूर्व जनरल हैं उसमें जी, और बाकी अरबपति करोड़पति वगैरह हैं उसमें।
और उनमें आपसी मतभेद तो बहुत सारे हैं। कैंपेन के दौरान ही आपने देखा था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस पेरिस की जगह पे जो उन्होंने बयान दिया था कुछ विषय पर जिस पे मतभेद था, बहुत बड़ा मतभेद था दोनों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच में। चीन के मामले पर भी एक और उनके अपने दामाद हैं जिनके व्यापारिक संबंध हैं, कि अपने दामाद को ले आए, अपने दामाद को ले आए और दामाद मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन और ये क्यूबा वाला जो है रोल कास्ट्रो, हाँ रोल कास्ट्रो, यही तीन थे जिन्होंने अपने दामाद को जो है सो बना दिया। तो बनाया ही नहीं, और दामाद ने मीटिंग भी की अभी हाल में चीनियों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि उनके दामाद ने अपने चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसे किस तरीके से कम करने की कोई घोषणा की है, कोई बताया है इसके बारे में। तो इस तरह के मतभेद निश्चित रूप से हैं और ये हमें देख के चलना होगा। लेकिन जो बयान अभी आया है ये जेम्स मैटिस का, वो हमारे लिए संतोषजनक बयान है, क्योंकि आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन चीन निश्चित तौर पे थोड़ा अस्थिर हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से, और जो ढीलापन आ गया था अमेरिकी नीति में साउथ चाइना सी को लेकर के, जिसके कारण कि फिलीपींस स्वयं चला गया, दुतर्ते चला गया, चीन से आके बात करने लगा था, और वो उस पर थोड़ी अगर सख्ती आएगी अमेरिका की तरफ से तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि चीन की इस वक्त नीति जो है बहुत ही आक्रामक हो गई है। अभी क्या, मुझे तो लगता है पिछले कई दशकों से आक्रामक नीति है उसकी। इधर पिछले कुछ वर्षों में कुछ ज्यादा हो गई है, बल्कि उसके संबंध अपने किसी पड़ोसी से अच्छे नहीं है बिल्कुल। लेकिन अभी हाल में जैसे अब उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया अभी ईस्ट चाइना सी में, और साउथ चाइना से आप देखा है वहाँ पे एयरबेस, वहाँ मिलिट्री बेस बना रहे हैं। भारत के चारों ओर अभी उनका न्यूक्लियर सबमरीन आया था पाकिस्तान, बांग्लादेश को दो सबमरीन दे रहे हैं। तो ये जो नीति है कि चारों तरफ अपने सारे जितने पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ अपनी आक्रामक नीति दिखाने की जो नीति है चीन की, उससे यदि हम थोड़ा बहुत अमेरिका उसे यदि अगर कंट्रोल करता है उसे अपने बयान से ही करे, और तो अगर चीन थोड़ा नरम पड़े उसमें, तो सारे इस इलाके के लिए अच्छा होगा। और जो बयान इन्होंने दिया है मैटिस ने, लिखित बयान है उनका सेनेट आर्म रिलेशंस कमेटी में, कि वो भारत के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन जहाँ तक अपनी उद्योगपतियों की बात की, उसमें हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि भारत व्यापार के आयुध के क्षेत्र में हम विश्व के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभर कर आए हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। दीर्घकालीन हमें खुद ही अपने उद्योग को स्थापित करना होगा, अपने आयुध उद्योग मजबूत बनाना होगा, और उसमें जो हमारी मेक इंडिया पॉलिसी है उसे एक सफल बनाना होगा, क्योंकि हथियार खरीद कर हम एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली देश नहीं बन सकते। वो तो खैर है ही, कहा ही जाता है कि आपको खुद अपने हथियार बनाने होंगे। सवाल उठते कि DRDO क्या करता है, वो तो एक बड़ा मुद्दा है ही। लेकिन अभी हम सिर्फ मतलब ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए। एक छोटा सा हम अभी ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हरिंदर शेखो हमारे साथ हैं, उनके विचार सुनेंगे, क्योंकि वो पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप जो बन रहा है और जो उनके पूरे बयान अब तक आए हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें कई संकेत हैं। भारतीय मूल के कई व्यक्ति हैं जिनको महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माय स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना।
एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है. इट्स लोनली एट द टॉप, बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल. हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर. भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए. सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है. सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ. क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है. तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता. अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी. ला बहू मिठाई ला. अब बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों एक समान हैं. गुड मॉर्निंग. अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासो वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे. लाना जरा वो क्रीम. ये लीजिए. ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है. क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास. जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी. 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं. BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ. हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है. एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है. फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं. मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए. मदद हमारी, मंजिल आपकी. नमस्कार. अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं उनके बयान है, उस के परिप्रेक्ष्य में, उस प्रसंग में. हाँ हरिंदर, आप बताएं कि कितना बड़ा फर्क मानती हैं ये अमेरिका की विदेश नीति में. एक तो ये माना जा रहा है, बहुत आजकल चर्चा हो रही है, राइट विंग, दक्षिणपंथी, राष्ट्रवाद, ये तमाम बात ब्रेग्जिट से शुरू हो करके ये अमेरिका तक ये बात पहुंच गई. आप कितना बड़ा इसको फर्क मानती है? क्योंकि ये कह रहे हैं, ये ट्रंप ने खुद कहा कि मैं अपना सलाहकार खुद हूं, मैं किसी की सलाह पे नहीं जाऊंगा. तो वो तो एकदम खुल करके बयान दिए चले जा रहे हैं. तो क्या आप मानती हैं? मैं आपके सबसे पहले तो जो आपने पहला क्वेश्चन रेज किया था, दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि भारत की नीति के तरफ, मतलब उनकी भारतीय नीति में क्या प्रभाव आएगा. इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि इंडिया हैज़ रीच्ड अ स्टेज अमेरिका की जो पॉलिसीज़ में कि उधर हमें बाईपार्टिसन सपोर्ट मिलता है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे डेमोक्रेट्स हों. और पिछले 15-16 साल से हमारी जो US इंडिया रिलेशंस है उसमें काफ़ी वो बढ़ोतरी आती जा रही है और वो बड़ा स्टेडी किस्म का इंक्रीमेंट है. तो इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सेफ कंट्री नाउ. तो अगर आप कहा जाता है कि भारत अमेरिका संबंध में कहते हैं कि इवन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, अच्छे से अच्छे समय में भी समस्या से मुक्त नहीं है भारत अमेरिका. मैं उसी पे आ रही थी. जो आपने चीन की बात की कि उसने, जो मैटिस ने चीन के बारे में बोला या टिलरसन ने या ट्रंप ने बोला, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जो US है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रखते हुए ही अपनी नीति अपनाएंगे. और ट्रंप जो है उसने अपने पूरे जो उसका कैंपेन था उसमें कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, आई एम एन अमेरिका फर्स्ट बिलीवर. तो उसको माइंड में रखते हुए, और आप ओबामा के टाइम पे भी देखिए जिसने कहा कि इंडिया इज़ द लिंचपिन ऑफ द US पिवट स्ट्रैटेजी इन ईस्ट एशिया. लिंचपिन तो ईस्ट एशिया में, और इंडिया इस बात के साथ ज़्यादा सहमत नहीं था, कंफर्टेबल भी नहीं था, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी प्रोजेक्टेड कि चाइना के खिलाफ जो हम हैं फ्रंटलाइन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइना. इंडिया वो नहीं चाहता है क्योंकि इंडिया के वेस्ट में जो पाकिस्तान के साथ है उधर जो US पॉलिसी है, मतलब उसमें चाइना, इधर तो वो चीन के खिलाफ हमसे एक्शन चाहते हैं, बट जब वेस्टर्न बॉर्डर्स में जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडियन
टेरिटरी के बीच में से जा रहा है, उसके ऊपर हमने काफ़ी बातचीत हुई है ऑफिशियल लेवल पे, और यूएसए ना तो चाइना के खिलाफ ना पाकिस्तान के खिलाफ इस बात के ऊपर कोई यूएस प्रेशर दबाव नहीं आया है चाइना के साथ। सो ये जो यूएस की पॉलिसी है चाइना के साथ, इसमें इंडिया के लिए कितना फायदा होगा वो कहना मुश्किल है। नहीं की जानी चाहिए, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, और ईस्ट एशिया में तो वो हमें आगे करना चाहते हैं, बट हमारे वेस्ट में उधर वो ये पॉलिसीज़ चाइना के साथ टफ पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट करते हैं। सो एक तो हमें वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। दूसरा ये जो है हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसमें हमने जो भी मतलब ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है यूएस और इंडिया के बीच में, वो अभी भी नहीं लगता कि वो ट्रंप के टाइम पे भी होगी, बिकॉज H1B वीज़ास के ऊपर उसने इनफैक्ट ज़्यादा बोला कि टाइटनिंग होगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। इतनी जल्दी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका प्रभाव नहीं होगा यूएस इंडिया आर्थिक फिर देखना भी पड़ेगा, आने वाले देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके पास इतने ज़्यादा ट्रेंड IT प्रोफेशनल्स उस लेवल के हैं या नहीं। सो बट इवेंचुअली जब यूएस को लगेगा कि हमारी जॉब्स, जैसे चाइना के खिलाफ बोला है, इंडिया के विरुद्ध इतना नहीं बोला है, इंडिया को लेकिन आउटसोर्सिंग भारत में तो बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका कुछ प्रभाव इवेंचुअली जो पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा, अभी तो बहुत स्पेक्यूलेटिव है, पर ट्रंप क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा। H1B वीज़ास जो है, कई लोग तो कहते हैं कि जी H1B वीज़ास इज ऑलवेज एन इलेक्शन इशू। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति आ जाते हैं, उसके बाद वो चुप कर जाते हैं H1B वीज़ास के ऊपर। वो अक्सर अपने देश में भी होता है कि चुनाव प्रचार के समय के भाषण और बाद में उसमें अब ट्रंप अब चुप कर जाएंगे जब वो देखेंगे कि प्रैक्टिकल नेसेसिटीज हैं, उनको अपना मतलब आप ये मानती हैं कि कोई उनकी विदेश नीति में कोई व्यापक बदलाव नहीं आने जा रहा है? व्यापक बदलाव एक्सेप्ट ये जो रशिया पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है और जो रशिया का रोल है, क्योंकि पर इसमें भी अगर आप देखिए जब ओबामा इलेक्ट हुए थे तो इन्होंने भी रीसेट विद रशिया बात की थी, इन्होंने भी पुतिन के साथ रीसेट कि H1B वीजा और तमाम बातें, ये बहुत सारी बातें जो दक्षिण पंथ और राष्ट्रवाद वगैरह की बातें, आप अगर रेगन के काल को आप देखें तो उन्होंने भी पूरे जिमी कार्टर की पूरी नीति को बदल दिया था कि साउथ अफ्रीका के साथ, जबकि बोथा ने यह बयान दिया कि 1 मैन 1 वोट पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने वो उसका विरोध भी नहीं किया और फिर संबंध बहाल कर लिया वहां पर जाकर के। तो ये वहाँ उस समय इमिग्रेंट की बात थी, या मार्garet थैचर को आप देखें ब्रिटेन में 1977 में क्या किया, उसके 10 साल पहले इपॉक नोवेल ने क्या किया। तो ये नई बात नहीं हो रही, उसके पहले भी ऐसे नेता आते रहे और उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं पहले भी। इसलिए अगर इतिहास की नज़र से देखें तो बहुत बड़ा फर्क आ गया है ट्रंप के आने के बाद, ऐसा लगता नहीं है? लगता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो एक तो इट्स वेरी अर्ली डेज, हमें आस्ते आस्ते पता लगेगा। बिकॉज सबसे पहले ट्रंप को अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी और ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें जो है एक तो इमिग्रेशन का जो है इशू इन्होंने इलेक्शन में उठाया था, और दूसरा ब्रिंग द जॉब्स बैक टू अमेरिका। तो इसमें जो है ज़्यादा तो चाइना में इनकी मैन्युफैक्चर गई है, इंडिया में कोई अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग तो क्या ज़्यादा मैक्सिको में है या चाइना में है, जो यूएस कॉर्पोरेट्स समय कम है, इसलिए हम फिर सज्जनहार साहब आपकी तरफ आएंगे। आप इसको पूरी समग्रता में अगर आप देखें तो जो कहते हैं कि जो हमने शुरू में भी कहा था कि उनके जो जिस तरह के मंत्री उन्होंने बनाए हैं, जैसे शिक्षा सचिव जो है बेट्सी डिवॉस हैं, अब वो भी जो है अरबपति हैं, बिलियनर हैं, और उन्होंने पूरे सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था का ही विरोध किया अपने पूरे जीवन में, वैसे हैं। उसी तरह से जो लेबर मिनिस्टर में नाम आ रहा है एंड जी पुट्जर का नाम आ रहा है, वो सब के सब जो हैं सो उसी तरह के लोग हैं। तो जहाँ पर उनके मंत्रियों का पूरा मतलब कहा जाए कि उनका स्वार्थी होगा ये कि हम अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें विदेश नीति जो है वो कितनी महत्वपूर्ण रह जाएगी इस तरह की टीम में। और ट्रंप खुद भी अपने बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं। जी देखिए, उसमें मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो जो भी वो लेकर आए हैं, एक तो आपने ठीक कहा जो ये बिलियनर्स को लेकर आए हैं, परंतु इनकी जो भी पॉलिसीज़ रही हैं, आपने एजुकेशन का बताया, आपने लेबर का बताया, अगर आप हेल्थ केयर का देखिए तो वो भी उनका जिसको वो लेकर आए हैं उसका पहला वो भारतीय का नाम आया है सीमा वर्मा जी, जो भाई वो ओबामा केयर को एकदम हटा देंगे, वो तो बिल्कुल हाँ घोषणा कर दी है, सेनेट ने उसको पारित कर दिया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो जा रहा है। दूसरा है जो जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो जो उन्होंने EIA के उसको नियुक्त किया है,
उनका भी हमेशा से यही पॉलिसी रही है, यही बयान रहा है जो ये चीन का एक होक्स है जो अमेरिका से जो भी जॉब्स हैं उनको ले जाया जाए। तो वो भी जो पेरिस एकॉर्ड है क्लाइमेट चेंज के ऊपर है उसको, तो एक चीज तो हमको ये बहुत बड़ी बात है पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम उस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो बयान आए हैं वो पर्यावरण विद जो है वो बहुत नाराज है उसको लेकर के। और परंतु मैं इसमें एक और चीज कहूंगा, क्योंकि जो भी वो लेकर आए हैं उनका सबसे पहला जो पॉलिसी है वो ओबामा ने जो कुछ भी किया है उसके विपरीत और उसके विरुद्ध हमने काम करना है, इन सब चीज को हमने गिनाया है। दूसरा है जो विदेश नीति का आपने कहा, जहां तक रूस का है, रूस का हमेशा उन्होंने कहा है जो मेरा और पुतिन का बहुत अच्छा संबंध है, ये अमेरिका के लिए एसेट बन सकता है। परंतु जो कुछ रेक्स टिलरसन ने कहा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी है, जो कुछ जनरल मैटिस ने कहा है, वो यही कहा है जो रूस हमारा नंबर 1 प्रतिद्वंदी है, नंबर 1 थ्रेट टू अमेरिकन सिक्योरिटी है, क्योंकि वो नेटो को खत्म करना चाहता है। मिनट पे चल रहे हैं इसलिए दिलीप सिन्हा जी आप बताएं कि सिर्फ मंत्रिमंडल में नहीं, व्हाइट हाउस ट्रेड काउंसिल में भी उन्होंने जिसको लाया है नोवारो नाम के व्यक्ति को, जिन्होंने किताब लिखी है कि डेथ बाय चाइना और इस तरह की पुस्तक लिखी है, और जो कॉमर्स सेक्रेटरी बना है विल्बर रॉस को, वो पूरी टीम भी इस तरह की है जिससे कि लगता है कि शायद वो चीन के खिलाफ पूरी व्यापार नीति भी उनकी बनेगी, तो वो भी शायद भारत के पक्ष में जाए। व्यापार नीति में भारत के पक्ष में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट कदम उठाता है तो उससे भारत भी प्रभावित होगा, तो ये हमें देख मान के चलना होगा। लेकिन ट्रंप की जो टीम है उसमें अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा है, और ट्रंप का अधिकांश समय मेरे ख्याल से शुरू में अंतर्विरोधों को मैनेज करने में लगेगा, और उसके बाद ही वो फिर आगे अपनी नीति बना पाएगा। तो शासन चलाने का कोई अनुभव ही नहीं है ना, कोई अनुभव है नहीं, तो ये पहली बार हुआ है कि 1.5 साल पहले राजनीति में सीधे राष्ट्रपति बन गए। आपने कहा पीटर नवारो का बयान है, लेकिन उनके दामाद का बयान अलग है, उनके दामाद के व्यापार इंटरेस्ट जो है वो अलग हैं, तो दोनों का एक सामंजस्य करना पड़ेगा। को भी वाशिंगटन ले आए हैं, इसलिए उनका परिवार भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी नहीं रहेगा, ऑफिस ऑफ फर्स्ट फैमिली बन जाएगा। यही उन्होंने कहा है, यही उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि उनके मेलानिया होंगी, इवांका होंगी, जारेड कुशनर होंगे, तो ये सारे ने वो जारेड कुशनर तो खैर आ ही गए हैं वो एडवाइजर बन के। चलिए हम चर्चा समाप्त करें, इसलिए अरिंदर सिंह को, दिलीप सिन्हा, अशोक सज्जनहार का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसलिए स्थिति बहुत साफ नहीं है, कितना बड़ा परिवर्तन आता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ भारत बहुत हद तक आशान्वित है। जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आते रहे हैं, बड़ी संख्या में भारतीयों को सरकार में शामिल भी किया जा रहा है और उनके जो सचिवों का बयान आया है, लेकिन बहुत आसान नहीं होता है उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारना, खास करके उसके जो व्यापारिक उनके अपने स्वार्थ हैं, उनके जो सामरिक स्वार्थ हैं और जो उनके रिश्ते हैं विभिन्न देशों से, उसको भी पूरी तरह से पलटना आसान नहीं होता है। इसलिए बहुत अभी जो है शीघ्र कोई आशा नहीं बनती है, लेकिन ये बात ज़रूर है उनके बयान जो है उससे भारत को थोड़ी उम्मीद ज़रूर मिली है। चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।